हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ यूवी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूवी मेंटोरशिप। हमारी आज की वीडियो में हम जो टॉपिक हमारे पिछली कक्षाओं में रह गए हैं या पॉलिटी ख़त्म होने से पहले जो करना ज़रूरी होता है वो सारे विषय हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। मैं आपको बता देती हूँ इस वीडियो में हम वैसे क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम जितने भी भाग हैं, अनुसूचियाँ हैं और जो प्रश्नकाल, शून्यकाल मतलब जो शब्दावली होती है पॉलिटी की, वो अध्यादेश, रिट और प्रिएम्बल, ये सब पढ़ने वाले हैं। और निर्वाचन आयोग के बारे में, परिसीमन आयोग के बारे में जो भी छोटी मोटी चीज़ें हमारी पुरानी कक्षाओं में छूट गई हैं या रह गई हैं, जिन्हें अलग से पढ़ा जाता है, वो सब हम इस आखिरी कक्षा में पढ़ेंगे। इसके बाद पॉलिटी की कोई कक्षा नहीं आएगी, तो आप ध्यान से पढ़िए। इसकी PDF आपको टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, सबसे पहले हमारे जो भाग हैं, कुल संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। पहले भी 22 थे जब संविधान बना था और अभी भी 22 ही हैं। मगर ऐसा क्यों? चीज़ों में तो बदलाव होता रहता है, इसलिए क्योंकि अगर हमें कोई भाग जोड़ना है तो जैसे कि हमें तीसरे में कोई भाग जोड़ना है तो हम तीसरा A करके लिखेंगे, ठीक है, या फिर तीसरा B करके लिखेंगे। अलग से कोई भाग नहीं जोड़ेंगे कि 23वां जोड़ दिया या 24वां जोड़ दिया। तो कुल भाग संविधान के बनने की शुरुआत में भी 22 थे और अभी भी 22 ही हैं। अभी हम इसको याद कैसे करेंगे कुल 22 भागों को? देखिए, पहले हम इन 5 भागों को इकट्ठा याद करेंगे, जिसमें कि भाग 1, 2, 3, 4 और 4A है। अभी मैंने आपको बताया कुछ जोड़ना होगा तो हम अलग से 5वां नहीं जोड़ेंगे, चौथे में ही A जोड़ दिया, ठीक है। और वो चौथा A क्या है? हमारे मूल कर्तव्य है, जो कि संविधान संशोधन 42 से जोड़ा गया था, ठीक है। सबसे पहला देखिए, इसके लिए मैंने एक निमोनिक ट्रिक बनाई है। आप देखेंगे, थोड़ा सा नीचे करती हूँ मैं, ये देखिए, आप इसको एक बार पढ़िए कि भारत के क्षेत्रवासियों को नागरिकता व अधिकार मिलते हैं। मतलब जो भारत का क्षेत्र है, वासी है, क्षेत्र में रहता है, उसे क्या मिलेगी? भारत की नागरिकता मिलेगी और साथ साथ अधिकार भी मिलेंगे, ठीक है। मगर उन्हें निर्देश दिया जाता है, उन्हें क्या दिया जाता है? निर्देश दिया जाता है कि वो अपने कर्तव्य का पालन करें। मतलब कि अगर हमें कुछ अधिकार मिल रहे हैं, कुछ प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, तो हमें भी तो बदले में कुछ देना पड़ेगा। तो क्या देना पड़ेगा? हमें अपने मूल कर्तव्यों के प्रति सतर्क रहना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहला क्या था? संघ और राज्य। हमने क्या किया? भारत के क्षेत्रवासियों से शुरुआत की थी। तो भारत के क्षेत्रवासी मतलब भाग 1, सबसे पहले वाला भाग भारत की बात करता है। भाग 2 नागरिकता की बात करता है। देखिए, क्षेत्रवासियों को क्या मिलनी चाहिए? नागरिकता, ठीक है। भाग 3 मौलिक अधिकार। नागरिकता के साथ हमें क्या मिला था? अधिकार मिले थे, ठीक है। अब जब ये तीनों चीज़ें मिल गई तो हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं, मतलब हमें निर्देश दिया जाता है कि हमें अपने मूल कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा, ठीक है। तो 4th A में क्या है? मूल कर्तव्य। आप एक ये वाली लाइन पढ़ेंगे और आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। इसको ऐसे के ऐसे पढ़ना है कि भारत के क्षेत्रवासियों को नागरिकता व अधिकार मिलते हैं, मगर उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वो अपने कर्तव्य का भी पालन करें, ठीक है। ये ट्रिक है इसकी। आगे चलते हैं। हमने वो 4 भाग जैसे इकट्ठे याद किए, ऐसे ही अब हम ये वाले 4 भाग इकट्ठे याद करेंगे, ठीक है। ऐसे ही थोड़े ग्रुप बना के याद करेंगे तो जल्दी याद होगा। अगर आप किसी ट्रिक से पूरा इकट्ठे 22 के 22 याद करेंगे तो शायद आप एग्ज़ाम में भूल सकते हैं, मगर ऐसे जोड़े बना के याद करेंगे तो आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अब आ जाते हैं भाग 5 पर, जिसमें कि संघ की शासन व्यवस्था के बारे में बात की है। मतलब कि यूनियन होती है, पूरे देश को यूनियन कहा जाता है, वो कैसे शासन करेगा, सेंटर में शासन कैसे होगा। और जब सेंटर में शासन हो गया तो उसके बाद कहाँ होगा? राज्य में। तो दोनों की शासन व्यवस्था इकट्ठी है। 5वें में किसकी शासन व्यवस्था है? संघ की। और 6ठे में क्या है? राज्य की शासन व्यवस्था। देखिए, 7वें के आगे मैंने क्रॉस लगाया क्योंकि अब भाग 7वां नहीं है, क्योंकि इसको याद करना भी आसान है। 7वां जो भाग है वो 7वें ही संशोधन से, 7वां भाग 7वें ही संशोधन से ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। इसको ख़त्म कर दिया गया है। ये कौन सा भाग था? जिसमें कि फजल अली आयोग के से पहले हमारे जो राज्य थे 1956 में, उन्हें 4 भागों में बांटा गया था, A, B, C, D। और अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारे राज्यों को कोई ऐसा वर्गीकरण नहीं किया हुआ, इसलिए इस भाग को ही ख़त्म कर दिया। और कौन से संशोधन से ख़त्म किया? 7वें संशोधन से 7वें भाग को ख़त्म किया। याद करना आसान है।
अब आप भाग 8 को कैसे याद करेंगे? देखिए, यूनियन टेरिटरी मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश, राज्य, संघ, क्षेत्र। ठीक है, अब हमारे आप बताइए कि अभी वर्तमान में हमारी कितनी यूनियन टेरिटरी है? 8 है भाई। 28 राज्य है और 8 यूनियन टेरिटरी है ना, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख सबको मिला के 8 हैं। ठीक है, तो अभी हमारी 8 यूनियन टेरिटरी है, तो यूनियन टेरिटरी की बात भी किस में कही गई है? 8वें भाग में। याद करना आसान है। अब आ जाते हैं हम भाग 9 पर। भाग 9 और भाग 9A आपको बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि ये भाग तो आपके ग्राम सचिव के पेपर में आ चुका है कि पंचायत कौन से भाग में होती है। तो पंचायत भाग 9 में होती है और नगर पालिका किस में होती है? भाग 9A में। जहाँ जहाँ पंचायत आएगी उसके बिल्कुल बाद में नगर पालिका आती है। ठीक है, जैसे कि 73वें संशोधन में पंचायत की बात की गई है, तो 74वें में किसकी बात की गई है? नगर पालिका की। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद रहेगा कि पहले क्या आ रही है? पंचायत, और उसके बाद नगर पालिका। पहले पंचायत आती है, फिर नगर पालिका। और कौन से भाग में? भाग 9 और भाग 9A में। और उनका संशोधन की बात करें तो भाग 73 में पंचायत आ जाएगी और भाग 74 में नगर पालिका आ जाएगी। अभी पंचायत की बात हो गई, नगर पालिका की बात हो गई। कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ ना तो पंचायत पहुँच पाती है ना नगर पालिका, उसे कहते हैं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। जैसे नागालैंड साइड में या फिर हमारे नॉर्थ ईस्ट साइड में क्या है? जंगल हैं, वहाँ ट्राइबल एरियाज जनजाति रहती हैं, तो उसे किस शेड्यूल में डाल दिया? 10 में। तो इसको याद करने के लिए मैंने आपको T10 लिखा है। T मतलब ट्राइबल और 10 भी T से ही होता है, तो T10 से आप इसको याद रखेंगे, T10। आगे है भाग 11 संघ व राज्य संबंध। देखिए, भाग 11 में हमारे संघ और राज्य के संबंध दे रखे हैं, मतलब कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिश्ता होगा वो कैसा होगा, उसके लिए क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, ये हमें भाग 11 में बता रखा है। इसको याद करने का तरीका है बराबर शक्तियाँ। देखिए, बराबर शक्तियाँ बांटी गई हैं, तभी तो लड़ाई नहीं होगी ना। मतलब राज्य को भी बराबर शक्तियाँ और संघ को भी बराबर शक्तियाँ दी गई हैं। जैसे देश में राष्ट्रपति होता है, ऐसे राज्य में राज्यपाल होता है। तो पद हो चाहे शक्तियाँ हों, सब दोनों में बराबर बांटी गई हैं। तो रेशो क्या हो गया शक्तियों के बांटने का? रेशो 1/1, मतलब बराबर रेशो हो गया 1/1। तो 1/1 किस में आएगा? भाग 11 में, 1:1। ठीक है, अगला है भाग 12। भाग 12, 13, 14 इन तीनों को हम इकट्ठा पढ़ेंगे। ये देखिए, भाग 12 किसके बारे में बात करता है? हमारे वित्त आयोग के बारे में। तो इसको याद करना तो बहुत आसान है। ठीक है, वित्त आयोग 12 महीने काम करता है, हमारी आय से, हमारे बजट से संबंधित सारी चीज़ों से संबंधित 12 महीने। ठीक है, वित्त का मतलब क्या होता है? फाइनेंस, पैसा। तो हमें 12 महीने पैसे की ज़रूरत लगी ही रहती है। तो वित्त आयोग कौन से में है? अनुच्छेद 280 और भाग 12। ठीक है, अगला है व्यापार और वाणिज्य। जब पैसा होगा तो हम क्या करेंगे? व्यापार करेंगे, वाणिज्य करेंगे। ठीक है, तो भाग 13 में क्या है? व्यापार और वाणिज्य। 14 में क्या है? लोक सेवाएं, UPSC। आपको याद होना चाहिए कि भाग 14 में क्या है? लोक सेवाएं, UPSC जिसे बोला जाता है। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। भाग 14A में ट्राइब्यूनल्स की बात की गई है, जिसे हिंदी में अधिकरण कहा जाता है। और देखिए, इसके पीछे फिर से A आ गया। तो मैंने आपको बताया था A, B, C ऐसे किसी भाग के पीछे आता है तो वो बाद में जोड़े गए हैं। तो ये भी किस संशोधन से जोड़ा गया है? 42वें नंबर संशोधन से। और जो भाग 4A आया था वो भी किससे जोड़ा गया था? इसी से ही जोड़ा गया था। तो दोनों के दोनों किससे जोड़े गए हैं? 42वें संशोधन से, 14AB और 4AB। ठीक है, इसलिए 42वें संशोधन को हमें हमारा मिनी संविधान कहा जाता है, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, अगला है भाग 15। भाग 15 हमारे निर्वाचन आयोग के बारे में बताता है, इलेक्शन कमीशन के बारे में बताता है, जो कि अनुच्छेद नंबर 324 में है। तो भाग 15 हमारे किसके बारे में बताता है? इलेक्शन के बारे में। ठीक है, अब देखिए, इलेक्शन कमीशन क्या करती है? वोट्स की काउंटिंग करती है। ठीक है, वोट्स कैसे डाले जाएंगे या क्या क्या प्रावधान होंगे, आचार संहिता कैसी होगी, ये सब इसी भाग में आएगा, भाग 15 में और अनुच्छेद 324 में। अगला है SC ST एंग्लो इंडियन। ये सब किस में दे रखे? भाग 16 में। अब जब इलेक्शन होता है, जो मिनिस्टर्स होते हैं वो किसी को नहीं छोड़ते कि भाई इससे भी वोट मांगो, जिनके पास वो कभी गए भी नहीं होते। तो जैसे ही इलेक्शन का नाम आया तो वो सब कहाँ पहुँच गए? SC STs के पास भी, एंग्लो इंडियंस के पास भी। तो इसलिए अगले ही भाग में क्या आ जाएगा? भाग 16। ठीक है, भाग 17 में हमारी राजभाषा है, जो कि अनुच्छेद 323 में दे रखी है। हमारी राजभाषा हिंदी को खतरा है,
क्यों? क्योंकि आजकल लोग इंग्लिश की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं और भाषाओं की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, तो हमें हिंदी को बचाना है, इसलिए हिंदी पखवाड़ा बनाया जाता है। तो हिंदी भाषा को क्या है? खतरा। खतरा से क्या याद करेंगे? 17, खतरा 17, तो भाग 17 हिंदी को खतरा है। ठीक है। भाग 18 में क्या है? हमारी इमरजेंसी। ठीक है, अभी हमने याद किया हिंदी को खतरा है, तो उसके बाद क्या है? पहले हिंदी को खतरा है, फिर हमारे देश को भी खतरा हो सकता है, आपातकालीन हो सकती है, तो इमरजेंसी किस में आएगी? भाग 18 में क्या है? आपात है। और भाग 20 में क्या है? संशोधन है। संशोधन का कौन सा आर्टिकल होता है? 368, 368 हमें किसके बारे में बताता है? संशोधन के बारे में बताता है, 368 भाग। ठीक है, वैसे 22 भाग हैं, मगर यही जो भाग थे जो आपके लिए महत्वपूर्ण थे और आपको पता होना चाहिए। सीधा सीधा पूछा जाता है कि ये भाग किससे संबंधित है। आगे चलते हैं। अब हम संविधान की अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे, जिन्हें शेड्यूल्स भी कहा जाता है। जब हमारे संविधान बना था तो शुरुआत में हमारे 8 शेड्यूल थे, मगर अभी वर्तमान में हमारे 12 शेड्यूल है, 4 और नए जुड़ गए हैं। तो हम पहले इन 8 को, जो पुराने वाले हैं, इनको ट्रिक से याद करेंगे, और जो ये 12 हैं, इनको बचे हुए जो 4 हैं उनको बाद में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है वो है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, संघ और राज्य क्षेत्र। इसको याद करना तो बहुत ही आसान है, क्योंकि देखिए भाग 1 हो या अनुच्छेद 1 हो या अनुसूची 1 हो, सभी के सभी किसकी बात करते हैं? हमेशा कि भारत एक राज्य है और ये इसका राज्य क्षेत्र है। भाई अगर भारत का संविधान है तो सबसे पहले भारत की बात करेगा, उसके क्षेत्र की बात करेगा। तो इसीलिए किसी भी चीज़ का पहला भाग हो, चाहे वो अनुच्छेद का पहला भाग हो, अनुसूची का पहला भाग हो, या फिर भाग का पहला भाग हो, तो वो पहला भाग क्या होगा? संघ व राज्य क्षेत्र, उसका टेरिटरी। याद करना आसान है, बिल्कुल पहला। अगले पे चलते हैं, भाग 2। देखिए भाग 2 हमें बताता है सैलरी के बारे में, और मैंने भाग 2 को सेकंड इसलिए लिखा है, एस से सेकंड होता है और एस से ही सैलरी होता है, वेतन। ठीक है, एस फॉर सेकंड मतलब दूसरा, और एस से ही सैलरी मतलब कि वेतन। अब भाग 3 में है शपथ, मैं आपको इसको आगे याद कराऊंगी ट्रिक से। भाग 4 में है राज्यसभा की सीटें। भाग 5 में है अनुसूचित जाति और जनजाति। देखिए मैंने 5 को और एस को एक जैसा बनाया है, ठीक है, क्योंकि ये दिखने में एक जैसे 5 एस, तो एस सी और एस टी कौन से भाग में आएंगे? 5वें भाग में। 6ठे भाग में है अदर्स। अदर्स मतलब अन्य, जो जनजाति छूट गई। देखिए 5वें में एस सी एस टी तो आ गए, फिर भी कुछ जनजातियां छूट जाती है जिन्हें ट्राइबल्स कहा जाता है, तो वो अगले भाग में आएंगी 6 में। और 6 को अगर हम हिंदी में लिखें तो 6 से छूट, मतलब कि जो जनजातियां छूट गई वो किस में है? 6 में, भाग 6 में। अब इन सबको इकट्ठा याद करने के लिए, 8 के 8 भाग को इकट्ठा याद करने के लिए मैंने यहाँ पर एक ट्रिक लिखी है। 8 के 8 भाग को इकट्ठा याद करने के लिए आप ये ट्रिक फॉलो करना, यूएस और एसटी। ठीक है, यूएस और एसटी, आपको ये लाइन बिल्कुल ऐसे ही याद रखनी है। और इस लाइन को याद अगर आपको ऐसे नहीं होती है तो देखिए थोड़ा सा नीचे आइए, इसको पढ़िए एक बार। कैसे पढ़ेंगे? यूएस और एसटी। यूएस मतलब क्या होता है? अस, इंग्लिश का जो अस होता है मतलब हम, और एसटी मतलब एस सी एस टी, या फिर आप स्टेट मान लीजिए। ठीक है, हम और स्टेट या फिर हम और एस सी एस टी मिलकर 3 लिस्ट बनाएंगे जो हर भाषा में उपलब्ध होगी। ठीक है, हम और स्टेट मिलकर, मतलब हम मतलब यूनियन बात कर रही है, और एसटी मतलब स्टेट, मिलकर क्या बनाएंगे? 3 ऐसी लिस्ट बनाएंगे जो हर भाषा में उपलब्ध है। अब देखिए इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ। सबसे पहले जो 2 वर्ड थे, कौन से 2 वर्ड? यूएस और एसटी। तो देखिए यूएस से सबसे पहला संविधान, सबसे पहले अनुसूची किसकी बात कर रही है? यूनियन की, मतलब संघ की। दूसरी किसकी बात कर रही है? सैलरी की, एस फॉर सैलरी मतलब वेतन। तीसरी किसकी कर रही है? ओथ की। ठीक है, और चौथी किसकी कर रही है? राज्यसभा की। और से क्या बन गया? ओथ और राज्यसभा। 5वीं एस सी एस टी की, एस भी ऐसे ही बनता है और 5 भी ऐसे ही बनता है। और 6ठी टी से ट्राइबल की, या फिर आप 6 से छूट भी याद कर सकते हैं, और टी से ट्राइबल। हो गई 6, बची कितनी? 2। ओरिजिनल हमारी 2 थी ना। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पर अभी हमने पढ़ा कि यूएस और एसटी मिलकर 3 लिस्ट बनाएंगे। तो 3 लिस्ट आई, 3 लिस्ट मतलब अनुसूची 7 3 सूचियों के बारे में बताता है। कौन सी सूची? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये क्या होता है? संघ सूची में वो विषय आते हैं जो सेंटर का काम है, यूनियन का काम है। राज्य में जो राज्य के अंडर जो शक्तियाँ आती हैं, जिस विषय में वो फैसले ले सकता है। समवर्ती मतलब दोनों मिलकर ले सकते हैं, कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, जब संविधान बना था तो उस समय पर हमारे ये विषय थे। ठीक है, 97, 66 और 47। अभी फ़िलहाल
संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर लिखा था कि 3 सूची बनाएंगे जिसमें क्या होगी, हर भाषा होगी। तो भाषा किसके बारे में बताती है, हमारी 8वीं अनुसूची के बारे में। ये देखिए 8वीं अनुसूची किसके बारे में बताती है, हमारी भाषा के बारे में। ठीक है, और भाषा के बारे में हमारी 8वीं अनुसूची बताती है। और अनुच्छेद कौन सा बताता है, अनुच्छेद 343 और भाग 17 भी पढ़ा था ना, हिंदी को खतरा है तो खतरा 17 और अनुच्छेद 343। ठीक है, मूल रूप से हमारी जो भाषाएं थी वो 14 थी जब संविधान बना था। 3 संशोधन हुए, इनको याद करने का तरीका 21 को 71 से जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 92। तो यही 3 संशोधन है। जो 21वां संशोधन हुआ उसमें हमने सिंधी भाषा को जोड़ा, उसके बाद कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा, और 92 में हमने बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली को जोड़ा। और वर्तमान में अभी कितनी भाषाएं हो गई हैं, 22 भाषा। ठीक है, और अगर पेपर में आ जाता है कि कौन सा संशोधन किस भाषा से संबंधित है तो आपको ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए सबसे पहले सिर्फ 1 भाषा जोड़ी गई, फिर 3 भाषा जोड़ी गई और फिर 4, तो ये बढ़ते हुए क्रम में है। ठीक है, तो इससे भी आप याद रख सकते हैं। नई जोड़ी गई अनुसूची, अभी मैंने बोला था कि 8 तो हम इकट्ठी याद करेंगे और बाकी की 4 इकट्ठी याद करेंगे जो कि नई है। तो ये चारों हमारी नई हैं, और चारों की चारों अगर नई हैं तो ऐसे तो आई नहीं होंगी, किसी न किसी संशोधन से आई होंगी। तो जो नवी सूची है वो पहले संशोधन से आई है, मतलब पहली नई सूची जोड़ी गई तो पहले ही संशोधन से जोड़ी जाएगी। और वो पहला संशोधन संविधान बना 1950 में और उससे अगले ही साल मतलब पहले ही साल में जोड़ दी गई। तो याद करना आसान है ना, पहली अनुसूची जोड़ी गई पहले संशोधन से और संविधान के पहले ही साल में। ठीक है, और ये किससे संबंधित है, भूमि सुधार और लैंड रिफॉर्म से। अगली जोड़ी गई 10वीं सूची 52वें संशोधन से। इसको याद करना भी आसान है, 5 दूनी 10। कौन से संशोधन से जोड़ी गई, 5 दूनी 10। और साल कौन सा था, 1985। और ये किससे संबंधित है, दल बदल एंटी डिफेक्शन लॉ। दल बदल क्या होता है, अगर कोई नेता अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, धोखा देता है, तो उसे दल बदल कहा जाता है। इसके ऊपर कुछ कानून बनाए गए हैं। जैसे अभी मिथुन चक्रवर्ती आपको याद होगा, बंगाल में इलेक्शन हुए तो उसने अपना दल बदल लिया था, बीजेपी में चला गया था, तो इसे दल बदल या एंटी डिफेक्शन लॉ कहा जाता है। अगला है भाग 11 और 12 जो कि हमें पंचायत और नगर पालिका के बारे में बताते हैं। इसके संशोधन तो हमें याद है, ग्राम सचिव की तैयारी हम करते ही हैं, 73 और 74। और साल कौन सा था, 1992। ठीक है, चारों अनुसूचियाँ क्लियर है। 8 पहले से थी, उनको कैसे याद किया, यूएस और यूटी, मतलब कि हम और स्टेट, यूएस और स्टेट, यूएस और एसटी, हम और स्टेट मिलकर 3 सूचियाँ बनाएंगी जिसमें हर प्रकार की भाषा होगी। ठीक है, और 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं हमने यहाँ पढ़ी ली। हो गई 12 अनुसूचियाँ आपको याद। अब आते हैं संविधान की प्रस्तावना पर। संविधान की प्रस्तावना को प्रीएम्बल कहा जाता है। ये देखिए प्रीएम्बल कहा जाता है संविधान की प्रस्तावना को। और जब ये शुरुआत में आई थी तो इसका नाम प्रीएम्बल नहीं था, इसका नाम ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था, जिसे उद्देशिका मतलब उद्देश्य प्रस्ताव कहा गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लेके आए थे। कब लेके आए थे, 13 दिसंबर 1946। ये तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधी ये तारीख पूछी जाती है। 13 दिसंबर 1946 को हमारी उद्देशिका आई थी, जिसको प्रस्तावित किया गया 26 नवंबर 1939, जिस दिन हमारा संविधान दिवस बनाया जाता है, उस दिन ये अपनाई गई और इसका नाम बदलकर प्रीएम्बल मतलब प्रस्तावना रख दिया गया। आगे आते हैं, देखिए प्रीएम्बल में आज तक सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, और वो भी किससे, जो हमारा सबसे बड़ा संशोधन है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42वां 1976 का, उससे एक बार संशोधन हुआ है सिर्फ प्रीएम्बल में, उसके बाद कभी नहीं हुआ। उसमें भी क्या संशोधन हुआ था, 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, संशोधन सिर्फ एक बार हुआ है और 42वें संशोधन से। 42वें संशोधन को याद करना आसान है, 1976, 6 7 42, 6 सते 42। देखिए आखिरी के जो 1976 में जो 7 और 6 हैं, इनको गुना करोगे तो 7 6 42। तो 42वां संशोधन कौन से साल में है, 1976 में है। देखिए यहाँ पे छोटा सा नोट है, राज्य के जो नीति निदेशक तत्व होते हैं, मतलब कि डीपीएसपी जिसे बोला जाता है, वो प्रस्तावना की तरह ही नॉन जस्टिसिएबल होते हैं। मतलब कि जो डीपीएसपी और प्रीएम्बल हैं, उन्हें लेकर आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते कि हमें ये दिलवाइए या ये हमारा हक है, क्योंकि वो एक ऐसे निर्देश हैं जो किसी राज्य या संघ को बोले जाते हैं कि आपको बस पालन करने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप पालन ही करें, अगर आपकी कैपेबिलिटी है, आप कर सकते हो तो कीजिए,
सामान्य निर्देश माने जाते हैं ये, ठीक है। तो मूल अधिकारों की तरह आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते कि हमें इसके लिए क्या चाहिए, न्याय चाहिए, ठीक है। तो ये गैर न्याय मतलब नॉन जस्टिफिएबल होते हैं नेचर में। आगे आ जाते हैं हम रिट पर। रिट को न्यायिक अभिलेख कहा जाता है और ये उच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 में प्राप्त है और हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 में प्राप्त है। कुल 5 तरह की रिट होती हैं, ठीक। कितने तरह की रिट होती है, 5 तरह की रिट होती हैं। रिट क्या होती है, एक तरीके का आदेश होता है जो कि कोई कोर्ट किसी आदमी या किसी निचले कोर्ट को देता है, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय को देता है, या फिर किसी एक पर्सन को, सरकारी अधिकारी को दिया जाता है। तो सबसे पहली रिट कौन सी है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखिए बंदी के नाम से ही आ रहा है, बंदी कौन होता है, जिसे बंदी बना लिया जाता है, क्रिमिनल जिसने कोई गुनाह किया हो। तो प्रत्यक्षीकरण मतलब जिस प्रत्यक्ष किया जाए, मतलब हमारे सामने लाया जाए, तो इसको बोलते हैं बंदी प्रस्तुत किया जाए, ठीक है। अगर आपने किसी कैदी को अपने हिरासत में रखा है तो वो पूछ सकता है उसके कारण, या फिर बिना बताए गैर संवैधानिक तरीके से रखा है तो उसको कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं बंदी से रिलेटेड, क्रिमिनल से रिलेटेड, वो सब इसमें आती है हीबस कॉर्पस में। इंग्लिश में इसे हीबस कॉर्पस कहा जाता है और हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। बंदी से बंदी प्रस्तुत करो। अगला है परमादेश। परमादेश को इंग्लिश में मैंडमस कहा जाता है। देखिए इसके नाम में ही परम आदेश, परमादेश, तो आदेश, हम आदेश देते हैं। कौन आदेश देता है, सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि कर्तव्य का पालन करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, ठीक है। मतलब कि अगर आप किसी पोस्ट पे हो, कोई अधिकारी हो और आप अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हो तो कोर्ट से आपको नोटिस आएगा कि आप अपने कर्तव्य का पालन करो, उसे परमादेश कहा जाएगा। अगला है प्रतिषेध, जिसे प्रोहिबिशन कहा जाता है, और उत्प्रेषण, शहरोशारी। ये दोनों हम इकट्ठे पढ़ेंगे। इकट्ठे क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। दोनों ही कोई बड़ा न्यायालय उसके छोटे न्यायालय को देता है, जिसमें कि प्रतिषेध में तो क्या बोलता है कि रोक दो, जो काम है उसको वहीं की वहीं रोक दो। और शहरोशारी उत्प्रेषण में क्या बोलता है, सूचना देता है कि ये जो काम है ये आपके दायरे से बाहर है, कृपया इसे यहीं की यहीं रोक दिया जाए। अब दोनों में अंतर क्या है, एक जैसे लग रहे हैं सुनने में, तो अंतर ये है कि जो प्रतिषेध है वो फैसला सुनाने से पहले ही बोल दिया जाता है कि इस फैसले को यहीं रोक दो, आगे इसकी कोई सुनवाई नहीं होगी, ये तुम्हारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। मगर जो उत्प्रेषण है वो फैसला सुनाने के बाद उसको सूचना दी जाती है कि ये तुम्हारे अधिकारों से बाहर है, ठीक है। तो एक फैसला सुनाने से पहले, तो प से प्रतिषेध और प से पहले, देखिए प से प्रतिषेध और प से पहले याद हो जाएगा, और उत्प्रेषण मतलब बाद में। आगे आते हैं, जो आखिरी रिट बचती है 5वें नंबर की, वो है अधिकार प्रच्छा, जिसे बोलते हैं क्यूओ वारंटो, ठीक है। अधिकार प्रच्छा और क्यूओ वारंटो का मतलब है वारंट देके, मतलब वारंट के द्वारा अवैध पदधारक, मतलब कोई ऐसी पोस्ट है जिसके लिए वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है, उस पर भी वो बैठा है तो उसको वारंट दिया जाएगा कि आप इसको रिक्त कर दो, आप इस पद को छोड़ दो क्योंकि आप इसके लायक नहीं हो। ये क्यूओ वारंटो के द्वारा किया जाएगा, ठीक है, अधिकार प्रच्छा के द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर हमारे 5 रिट खत्म होते हैं। रिट एक नॉर्मल आदेश होते हैं जो कोर्ट जारी करता है, ठीक है। अगला टॉपिक है निधियाँ, ठीक है। निधियाँ मतलब फंड होता है, ठीक है, ऐसे फंड जो सरकार यूज़ करती है। सरकार कहीं से तो पैसा लेती होगी या देती होगी तो उसको फंड कहा जाता है, निधियाँ कहा जाता है। हमारे संविधान में 3 तरह की निधि हैं, संचित निधि, लोक लेखा निधि और आकस्मिक निधि है। जो संचित निधि है वो अनुच्छेद 246 में और लोक लेखा निधि भी अनुच्छेद 246 में, दोनों की दोनों निधि 246 में ही है, ठीक है। आर्टिकल दोनों का ही क्या है, सेम है, ये भी 246 में, एक मिनट मैंने शायद गलत बोल दिया, मेरी हिंदी में गिनती गलत है, 266, ठीक है, 266 बोलते हैं शायद, 266 दोनों एक ही अनुच्छेद में है, ठीक है। तो संचित निधि जिसे कि कंसोलिडेटेड फंड कहा जाता है, वो क्या करती है, राजस्व, नए ऋण, पुराने ऋण, ये सब का इकट्ठा लेखा जोखा रखती है, ठीक है। और इसकी जो अनुमति होती है कि इसमें से कौन खर्च कर सकता है, वो सिर्फ कौन कर सकता है, संसद की अनुमति से ही इसका खर्च किया जा सकता है। अगली है लोक लेखा समिति, जिसे कि पब्लिक अकाउंट्स बोला जाता है। देखिए पब्लिक से ही नाम आ गया, सार्वजनिक, मतलब कि सार्वजनिक धन, जैसे कि भविष्य निधि जमा, बचत, बैंक में जमा पैसा और विभागीय जमा, डिपार्टमेंट्स में जमा, ये सब इसमें आता है। और संसद विनियोजन के बिना
बैंक के आदान प्रदान से संबंधित है, मतलब संसद की कभी कभी परमिशन की भी ज़रूरत नहीं होती और बैंक के आदान प्रदान से संबंधित है, और उसमें सिर्फ संसद की ही सहमति से कुछ हो सकता था। तो दोनों में ये अंतर है। कंटीजेंसी फंड मतलब आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 में आती है। एक बार में कंटीजेंसी फंड आकस्मिक से ही पता चल रहा है, जो इमरजेंसी में काम आए। यह निधि राष्ट्रपति के अधिकार में होती है। ठीक है, आकस्मिक निधि, राज्यों के पास भी आकस्मिक निधि होती है अपनी, राज्यों के पास अलग होती है और यूनियन के पास अलग होती है, और ये राष्ट्रपति के अधिकार में होती है, संसद के अधिकार में नहीं होती। क्या? आकस्मिक निधि। अगर कोई ऐसी ज़रूरत आन पड़ती है जिसमें आकस्मिक ही किसी धन की ज़रूरत है तो राष्ट्रपति उसको फंड को रिलीज कर सकता है, निधि को प्रदान कर सकता है। कौन से अनुच्छेद से? अनुच्छेद 267 से। और राज्य में ऐसा किससे हो सकता है? अनुच्छेद 267 का भाग ख। अब आ जाते हैं स्थायी समितियों पर। देखिए, कुछ समितियां होती हैं जिन्हें स्थायी समितियां कहा जाता है, जो राजनीति का ही हिस्सा है। 3 तरह की समितियां होती है। सबसे पहले प्राक्कलन समिति, जिसे कि अनुमान समिति भी कहा जा सकता है, ऐसी समिति जो कि लेखे जोखे का अनुमान लगाती है। ये सबसे बड़ी समिति है। इसमें 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 लोकसभा से होते हैं। ये अकेली ऐसी समिति है जिसमें सारे सदस्य लोकसभा के हैं, तो ये याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा सदस्य भी इसी में हैं। ठीक है, ये जो समिति है इसका दूसरा नाम स्थायी मितव्ययिता समिति भी है। ऐसा नाम क्यों है? देखिए, मितव्ययिता का मतलब है कि जो भी खर्चा होना है उसका एस्टिमेशन लगाने के लिए, मतलब उसका आकलन लगाने के लिए, अनुमान लगाने के लिए जो ये 30 सदस्य ये सब बैठते हैं और बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन करते हैं, जिसे मितव्ययिता नाम दिया गया है। इसलिए इसको स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है। ये तीनों इसी के नाम हैं। आगे चलते हैं। अगली समिति है लोक लेखा समिति। देखिए, जो लोक लेखा समिति है वो क्या करती है? कैग की रिपोर्ट, जो कैग होता है ना, नियंत्रक और महालेखा अधिकारी, कैग, ठीक है, जो आर्टिकल 148 में आता है, अनुच्छेद 148 में आता है कैग, उसकी जो रिपोर्ट वो प्रोवाइड करता है उस पर नज़र रखती है। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन इसे कहा जाता है। इसमें 22 सदस्य हैं, जिसमें से 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते हैं। समिति का अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है और ये सबसे पुरानी समिति मानी जाती है। ठीक है, ये जो इसके पॉइंट महत्वपूर्ण है कि ये सबसे पुरानी समिति मानी जाती है और इसका जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष से होता है। आखिरी समिति है सार्वजनिक उपक्रम समिति। इसमें भी 22 सदस्य होते हैं, ठीक लोकलेखा की तरह 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, और सरकारी उपक्रम के लेखा और रिपोर्ट का परीक्षण करती है। इसका इतना सा काम होता है। तीनों समितियां आ गई आपको। अब आते हैं निर्वाचन आयोग पर। देखिए, निर्वाचन आयोग हमारा भाग 15 और अनुच्छेद 324 में दे रखा है। अभी हमने पढ़ा था भाग 15 और अनुच्छेद 324 में। निर्वाचन आयोग के मुखिया नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कौन करता है नियुक्ति? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की राष्ट्रपति करते हैं। और अभी फिलहाल कौन है वो? सुशील चंद्रा जी हैं। ये प्रश्न HSSC में पूछा गया था, अभी नहीं, जो पुराने वाले थे उनसे रिलेटेड पूछा गया था, तो अभी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ जोड़ा है कि अभी वर्तमान में कौन है? सुशील चंद्रा जी। इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है या फिर 65 वर्ष का, या तो वो पहले 65 साल के हो जाएं या फिर उनका 6 वर्ष पहले कंप्लीट हो जाए। दोनों में से जो भी चीज़ पहले होगी वो रिटायर हो जाएंगे। एक ही संशोधन है जो इससे जुड़ा हुआ है इलेक्शन कमीशन से, वो है 61वां, जो कि 1989 में हुआ था। ये भी हरियाणा SSC में पूछा गया था। इसमें क्या गया था? वोट की जो उम्र थी वो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी। ठीक है, तो ये संशोधन महत्वपूर्ण हो जाता है। ईवीएम क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है। जो मशीन वोट के लिए इस्तेमाल होती है उसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहा जाता है। ये इसकी फुल फॉर्म है, पूछी जा सकती है। और VVPAT की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। दोनों ही निर्वाचन आयोग से संबंधित हैं ये दोनों फुल फॉर्म। देखिए, ईवीएम जो है उसका सबसे पहले इस्तेमाल 1982 में केरल में हुआ था। केरल के एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, मतलब एक जगह पे हुआ था। ठीक है, मगर 1999 में कौन सा ऐसा राज्य था जिसमें पूर्ण रूप से, मतलब हर एक जगह पर पूरे राज्य को कवर किया गया था? वो था गोवा। ठीक है, और 2003 से ये हर जगह इस्तेमाल हो रहा है, मतलब कि पूरे देश में इस्तेमाल हो रहा है। तो ये तीनों सन इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। परिसीमन आयोग क्या होता है? परिसीमन आयोग निर्वाचन आयोग का ही हिस्सा है। जब भी जनसंख्या बढ़ती है या जनसंख्या के अनुसार कोई बदलाव करना पड़ता है तो
एक आयोग बनता है जो कि क्या बताता है कि अगर यहाँ जनसंख्या बढ़ी है तो यहाँ विधानसभा या लोकसभा के सदस्यों की संख्या भी बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए। तो ये सब कौन करता है? डिलिमिटेशन कमीशन करती है। भारत में अब तक 4 बार ये आयोग बना है। ये देखिए, ये हैं वो 4 सन। इनको याद करने के लिए 1952 में बना, फिर 10 साल बाद 1962 में, फिर से 10 साल बाद 1972 में, और फिर 30 साल बाद 2002 में। 2002 के बाद अभी तक ये नहीं बना है, सिर्फ 4 बार बना है आज तक। इसकी परिभाषा, इसमें जनसंख्या के अनुसार प्रत्येक राज्य व संघ में लोकसभा व विधानसभा के सदस्यों की संख्या और निर्वाचन क्षेत्र परिभाषित किया जाता है। इसको आप खुद भी पढ़ सकते हैं। ये PDF मैं डाउनलोड डाल दूंगी उस पर, टेलीग्राम पे, सॉरी, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। देखिए शब्दावली, कुछ ऐसे शब्द होते हैं राजनीति में जो हमें नहीं पता होते और क्वेश्चन में सीधे सीधे पूछ ली जाते हैं क्वेश्चन पेपर में। सबसे पहले प्रश्नकाल, जिसको क्वेश्चन और बोला जाता है। इसका समय 11 से 12 बजे का होता है। आमतौर पर रोजाना सदन प्रारंभ होते ही जो पहला घंटा होता है, जैसे ही सदन प्रारंभ हुआ और जो पहला घंटा होता है 11 से 12 बजे का, उसे प्रश्नकाल नाम दिया जाता है। इस काल में प्रश्नों के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सूचना के जो मुद्दे होते हैं उन पर बात की जाती है। ठीक है। और प्रश्नकाल कितने प्रकार का होता है? प्रश्नकाल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये देखिए। सबसे पहला होता है तारांकित प्रश्न, मतलब कि मौखिक प्रश्न, जिसका जो उत्तर है मौखिक में दिया जाएगा। दूसरे होते हैं अतारांकित प्रश्न, जो कि लिखित में दिए जाएंगे। और तीसरा होता है अल्प सूचना। ठीक है। अल्प सूचना का मतलब है तत्कालीन मामलों में 10 दिन का नोटिस के बाद पूछा जाता है। जो तत्कालीन मामले हैं उसमें पहले 10 दिन का नोटिस देना पड़ता है और फिर ये पूछ लिया जाता है। और इसका जो उत्तर है वो वापस कैसे मिलता है, लिखित या मौखिक? तो इसका जो उत्तर है वो मौखिक मिलता है हमें। ठीक है। इसका जो उत्तर है मौखिक मिलता है। और ये कितने दिन पहले इसका नोटिस दिया जाता है? 10 दिन पहले। अगला जो शब्द है वो है शून्यकाल। शून्यकाल मतलब 0 और ये 12 से 1 बजे होता है और प्रश्नकाल के ठीक बाद होता है। विचार के लिए विषय पहले से निर्धारित किया होता है। इसमें और प्रश्नकाल में यही अंतर है कि इसमें पहले से जो विषय है वो निर्धारित होता है। ठीक है। अगला है अविश्वास प्रस्ताव, जिसे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन भी कहा जाता है। ये लोकसभा के जो विपक्षी दल होते हैं वो प्रस्तुत करते हैं और इसको प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए और इसमें कोई विशेष कारण की आवश्यकता नहीं होती। आपको कुछ लिखित में नहीं देना होता कि हाँ मैं इस कारण की वजह से ये प्रस्ताव पास कर रहा हूँ। और ये किसी भी पूरी की पूरी मंत्री परिषद के खिलाफ ही पास किया जा सकता है और अगर ये पारित हो गया तो पूरी की पूरी मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। ये अकेले मंत्री के लिए नहीं होता, पूरी मंत्री परिषद के लिए होता है। अगला है निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव को सेंसर मोशन कहा जाता है। ये भी कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन मांगता है। लोकसभा में पारित होता है, सिर्फ लोकसभा में, और सरकार के विरुद्ध निश्चित आरोप रिकॉर्ड के साथ। देखिए इससे पहले जो हमने अविश्वास प्रस्ताव देखा उसमें क्या था कि किसी स्पेशल विशेष कारण की आवश्यकता नहीं है। देखिए यहाँ लिखा भी है विशेष कारण की आवश्यकता नहीं है, मगर इसमें विशेष कारण होना चाहिए, वो भी रिकॉर्ड के साथ होना चाहिए कि कहाँ कब किसने क्या किया। ठीक है। अब दोनों में अंतर क्या है? अविश्वास प्रस्ताव जो कि केवल मंत्री परिषद के विरुद्ध था, एक मंत्री या उसके समूह के लिए है। ठीक है। निंदा प्रस्ताव किसके लिए है? एक मंत्री के लिए भी हो सकता है और मंत्रियों के समूह के लिए भी हो सकता है, मगर जो अविश्वास प्रस्ताव है वो सिर्फ मंत्री परिषद के लिए होगा, पूरे एक मंत्री के लिए नहीं होगा। ठीक है। प्रस्ताव पारित होने पर मंत्री या मंत्री परिषद को क्या करना पड़ेगा? त्यागपत्र देना पड़ेगा। अगला है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, जिसे कि कॉल अटेंशन मोशन कहते हैं। देखिए जैसे इसका नाम है ध्यान आकर्षण, मतलब आप किसी का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, तो अध्यक्ष की अनुमति से जब मंत्री ध्यान सार्वजनिक हित की दृष्टि से आकर्षित करता है, मतलब कि कोई ऐसा सार्वजनिक पब्लिक हित है, ठीक है, उसके लिए आप किसी का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि इस टॉपिक पे, इस विषय पर ध्यान दीजिए, ये सार्वजनिक हित के लिए बहुत आवश्यक है, वो भी अध्यक्ष की अनुमति लेकर, तो उसे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव कहा जाता है। अगला है विशेष अधिकार प्रस्ताव, जिसे कि प्रिविलेज मोशन कहा जाता है इंग्लिश में। यदि किसी मंत्री ने गलत जानकारी देकर संसद के विशेष अधिकार का दुरुपयोग किया है तो उसके विरुद्ध इस प्रस्ताव को पारित किया जाएगा। मतलब कि किसी संसद ने जो विशेष अधिकार होते हैं संसद के, उसका इस्तेमाल किया, वो भी गलत जानकारी देके, झूठ बोल के,
तो उसको दुरुपयोग करने के मामले में इस विशेषाधिकार प्रस्ताव को पारित किया जाएगा, उसके विरुद्ध पारित किया जाएगा। ठीक है। अगला है स्थगन प्रस्ताव, जिसे कि एडजोर्नमेंट मोशन कहते हैं। एडजोर्नमेंट का मतलब ही होता है स्थगन, मतलब स्थगित कर देना, टाल देना। तो ऐसा विषय जिसमें तुरंत चर्चा की आवश्यकता हो, कोई ऐसी इमरजेंसी टॉपिक आ जाए, एकदम से आपातकालीन विषय आ जाए जिसमें कि अभी चर्चा करने की आवश्यकता है, तो सदन की कार्रवाई को स्थगित करने का प्रस्ताव। तो जो कार्रवाई पहले चल रही थी उसको वहीं की वहीं रोक दिया जाएगा और जो नया चर्चा का विषय है उस पर तुरंत चर्चा की जाएगी। इस मोशन को एडजॉर्नमेंट या स्थगन प्रस्ताव कहा जाता है। इसमें भी 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। अगला है, देखिए ये केवल लोकसभा में पास हो सकता है और इसकी जो चर्चा है वो 2.5 घंटे से कम की नहीं होनी चाहिए। सिर्फ लोकसभा में पास हो सकता है और इसकी जो चर्चा है वो 2.5 घंटे से कम की नहीं होनी चाहिए। अगला है कट मोशन, कटौती। ठीक है, कटौती के नाम से ही आ रहा है, किसी चीज़ को काटना, कट करना। तो देखिए पॉलिसी कट, इकोनॉमी कट और टोकन कट। बजट की जो मांगे होती है उसमें किसी तरह की कटौती करने को कट मोशन कहा जाता है। इसमें सबसे पहले पॉलिसी कट में क्या होता है, कम करके 1 रुपये की जाती है। मान लो आपने 10 करोड़ की कोई पॉलिसी बताई है और किसी ने पॉलिसी कट लगा दिया तो वो 10 करोड़ से सीधे 1 रुपये हो जाएगी। ठीक है। इकोनॉमी कट क्या होता है, कटौती किसी निश्चित राशि की होती है, कुछ भी 1 लाख, 2 लाख, 100 रुपये, 200 रुपये, ठीक है, उसका सुझाव दिया जाता है। और टोकन कट को बोला जाता है सांकेतिक कटौती, जिसमें कि 100 रुपये काटे जाते हैं। ठीक है, टोकन से याद कर लीजिए, 100 रुपये का टोकन, तो 100 रुपये कट किए जाते हैं। ये तीनों क्यों होते हैं, इसका उद्देश्य सरकार को उन शिकायतों से अवगत कराना है जो उसके क्षेत्र में आती हैं। ठीक है, ऐसी शिकायतें जो उसके क्षेत्र में आती हैं उनसे अवगत कराना इस मोशन का काम है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है लेम डक सत्र, मतलब कि वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र। जैसे कि अगर कोई लोकसभा फिनिश होती है और अगली लोकसभा आती है